एक विधायक की बेटी अपने ही घर के नौकर से प्यार करने लगती है। जब घर के लोगों को इस बात की जानकारी होती है तब उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, पर वह किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होती है। एक दिन वह लड़की उस नौकर के साथ फरार हो जाती है। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, अमरजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है राजस्थान की। यही एक गांव पड़ता है कलईपाड़ा। यहीं के रहने वाले रामेश्वर चौहान जी, जो कि बड़े ही संपन्न व्यक्ति थे। रामेश्वर चौहान की जमीन जायदाद काफी अच्छी थी। रामेश्वर चौहान कई बार विधायक रह चुके थे अपने इलाके के। रामेश्वर चौहान की पत्नी का नाम शारदा देवी होता है। रामेश्वर चौहान के एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम सुनील होता है और बेटी का नाम सीमा होता है। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। दोनों बेटे बड़े ही होनहार होते हैं, दोनों बच्चे बड़े ही होनहार होते हैं। सुनील और सीमा दोनों बच्चे बड़े ही होनहार होते हैं। रामेश्वर चौहान दोनों बच्चों को अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाया करते हैं। उनके घर पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो कई बार विधायक रह चुके हैं। घर की कामकाज नौकर चाकर किया करते थे। खेती बाड़ी भी नौकर चाकर किया करते थे। खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी थी। रामेश्वर के घर ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। यहाँ तक कि रामेश्वर चौहान एक पर्सनल गाड़ी से अपने बच्चों को स्कूल छुड़वाते थे और शाम को ड्राइवर उसी गाड़ी को लेकर के जाता था और उनके बच्चों को लेकर के घर वापस आता था। रामेश्वर चौहान के दोनों बच्चे जिस भी चीज की फरमाइश करते थे, रामेश्वर चौहान तुरंत उस चीज को वहां घर पर उपलब्ध करा देते थे, अपने बच्चों को मंगवा करके दे दिया करते थे। यूं कहें तो रामेश्वर चौहान अपने दोनों बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे। रामेश्वर चौहान की पत्नी शारदा देवी भी अपने बच्चों की देखरेख करती थी और सभी लोग, पूरा परिवार खुशहाल था। रामेश्वर चौहान हर रोज तरक्की ही तरक्की कर रहे थे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। इधर दोनों बच्चे सयाने हो चुके थे। दोनों बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है। इधर रामेश्वर चौहान के बेटे की उम्र लगभग 23 वर्ष हो जाती है और बेटी की वर्ष लगभग 20 वर्ष हो जाती है। अब विधायक जी का बेटा सुनील अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं मुंबई से डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तब विधायक रामेश्वर चौहान जी मुंबई में एक जिला पड़ता है थाना, उसी थाने में एक बंगला खरीद लेते हैं और अपने बेटे सुनील को वहीं उसी बंगले में शिफ्ट करा देते हैं और वहीं एक मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं। सुनील अब वहीं रह करके पढ़ने लगता है। इधर बेटी सीमा घर पर ही रहती है। घर पर ही रह करके अपने ही शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन विधायक जी के घर एक लड़का मजदूरी करने के लिए आता है। उसका नाम नंदू होता है। नंदू शक्ल से बहुत ही सुंदर था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए वह विधायक जी के घर मजदूरी करने के लिए आता है। विधायक जी शहर से उसको अपने घर काम के लिए रख लेते हैं। नंदू ट्रैक्टर चलाना भी जानता था। अब नंदू ट्रैक्टर से ही विधायक जी की खेती बाड़ी करता था, अर्थात नंदू ट्रैक्टर से खेत जोत करके बीज बोता था और खेती का सारा कार्य ट्रैक्टर से संपन्न करता था। विधायक जी नंदू का मेहनत देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। विधायक जी खेती बाड़ी की सारी जिम्मेदारी नंदू के हाथों सौंप दिए। नंदू पूरे लगन से कार्य को संपन्न करता था। विधायक जी समय समय पर उसका वेतन उसको दे दिया करते थे। वेतन पाकर नंदू बहुत खुश होता था। अब उसके घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। एक दिन की बात है, नंदू विधायक जी के गार्डन में एक हैंडपंप होती है, वहीं नंदू अपने कपड़े निकालकर स्नान कर रहा था। इधर छत पर विधायक जी की बेटी सीमा टहल रही थी। अचानक सीमा की नजर नंदू पर पड़ जाती है। अब सीमा नंदू की गठीली बदन को देख करके कामुक होने लगती है। सीमा के मन में नंदू के प्रति प्यार उत्पन्न होने लगता है, पर सीमा को उस वक्त मौका नहीं मिल पाया कि वह नंदू से अपने प्यार का इजहार कर सके।
अब सीमा हमेशा मौके की तलाश में रहती थी कि कब उसकी मुलाकात नंदू से हो और अपने दिल की बात वह नंदू से कह सके। एक रात सीमा के माता पिता अपने कमरे में सोए हुए थे। सीमा अपने कमरे में सोई हुई थी। सीमा के माता पिता अपने कमरे में सोए हुए थे। सीमा अपने कमरे में सोई हुई थी और नंदू घर के बाहर एक कोठरी थी, उसी में सोया हुआ था। जब रात के करीब करीब 11 बज जाते हैं तब सीमा दबे पांव उठती है, घर की सभी लाइटें बंद कर देती है और फिर नंदू की कोठरी में प्रवेश कर जाती है। नंदू की कोठरी में दरवाजा नहीं होता है, कोई भी बाहर जा सकता था, कोई भी अंदर आ सकता था। अक्सर नौकरों का घर ऐसा ही हुआ करता है। इधर सीमा नंदू के चारपाई पर जाकर के बैठ जाती है। अब नंदू की अचानक नींद खुल जाती है। नंदू जब सीमा को देखता है तब हैरान रह जाता है कि इतनी रात सीमा है यहाँ। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। नंदू कहता है, अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ क्यों आई हैं? वो भी इतनी रात को, क्या बात है? कुछ घटना तो नहीं घट गई घर में? नंदू के माथ से पसीना टपकने लगा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। इतनी में सीमा कहती है, अरे नंदू, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ है घर में। तुमसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ। नंदू हाथ जोड़कर कहता है, छोटी मालकिन, जो भी कुछ कहना है कल सुबह कहना। इतनी रात को कोई यहाँ देख लेगा तो घर में अनर्थ हो जाएगा। अब सीमा नंदू की चारपाई पर लेट जाती है और कहती है, होने दो अनर्थ, जो कुछ हो सके सो होने दो, इसमें मुझे डर की कोई बात नहीं है, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ तुमसे मिलने इतनी रात को मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब फिर नंदू हाथ जोड़कर कहता है, छोटी मालकिन, मुझ गरीब के साथ खिलवाड़ मत करो। आप ही के घर के चलते हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हुई है और आप रंग में भंग डालना चाहती हैं। हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा छोटी मालकिन, हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पर सीमा के सर तो प्यार का भूत सवार था। वह नंदू को अखबार में समेट लेती है और कहती है, आज आपको हमारी इच्छा की पूर्ति करनी होगी, नहीं तो मैं चीखने चिल्लाने लगूंगी, अभी चीखने चिल्लाने लगूंगी और मैं अपने पिताजी से कह दूंगी कि मैं बाहर घूमने के लिए आई थी। नंदू हमारा मुंह दबा करके अपने कोठरी में उठा लाया और हमारे साथ छेड़खानी करने लगा, तब आपकी खैर नहीं रहेगी। अब नंदू डर के मारे और कांपने लगता है। अब सीमा जो कुछ भी नंदू से कहती है, नंदू सब कुछ उसके साथ करता है, अर्थात उसके हवस को शांत करता है। भोर के समय सीमा अपनी कोठरी में चली जाती है। घर के लोगों को इस बात का भनक भी नहीं लग पाया। अब ऐसे ही रोज रोज सीमा नंदू की कोठरी में जाती थी और मजे लेती थी। अब धीरे धीरे नंदू भी सीमा के साथ खुलकर मजे लेने लगता है। दोनों को ऐसे करते हुए कई महीने बीत जाते हैं। एक रात सीमा नंदू की कोठरी की तरफ जा रही थी, तभी सीमा की मां शारदा देवी लघु शंका करने के लिए बाहर जाती हैं। अब शारदा देवी सीमा को नंदू की कोठरी की ओर जाते हुए देख लेती हैं। सीमा को आवाज लगाती हैं। सीमा मां को देख करके चौंक जाती है। सीमा की मां आवाज लगाती है, अरे सीमा, कहाँ घूम रही हो? जब इतनी बात सीमा सुनती है तो चौंक जाती है अपनी मां को देख करके। वह कांपते हुए अपने कमरे में चली जाती है, कुछ नहीं बोलती है। अब शारदा देवी को सीमा पर शक होने लगता है। शारदा देवी सारी बातें अपने पति रामेश्वर जी से कहती हैं। सुबह होने पर रामेश्वर सीमा को अपने कमरे में बुलाते हैं और सीमा को समझाते हैं। रामेश्वर जी कहते हैं, बेटी, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक तुमने जो कुछ कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। समाज में हमारा अच्छा खासा बोलबाला है। एक दिन मैं तुम्हारी शादी बड़े से बड़े रईस घर में करूंगा, तुम ऐशो आराम की जिंदगी बिताओगी। अब मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करूंगा, मुझे तुम्हारी शादी देखने की बड़ी लालसा है। अब समझाते हुए कहते हैं रामेश्वर चौहान कि बेटी, अगर तुम कोई गलत कदम उठाती हो तो मत उठाया करो।
इधर बेटी कहती है ठीक है पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। पर ये रामेश्वर चौहान का समझाने का तरीका देखें, कितनी अच्छे ढंग से अपनी बेटी को समझाते हैं। कहते हैं कि तुम जो कहोगी, जितने बड़े घर में कहोगी, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। हमारी इतनी अच्छी खासी पकड़ है, बड़े बड़े लोग तुमसे शादी करने के लिए तरसेंगे। पर इस बात को उनकी बेटी सीमा समझ नहीं सकी। ऊपर से तो हाँ कहती है ठीक है पिताजी ठीक है, पर वो अंदर से समझ न सकी। एक रात फिर नंदू के पास पहुंच गई और नंदू से रोकर कहने लगी कि तुम मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, भगा कर ले चलो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। मुझे किसी बड़े घर में शादी करके नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और हाँ, मैं यह बात आवेश में आकर नहीं कह रही हूँ, मैं यह बात दिल से कह रही हूँ। मुझे तुम पसंद हो, मुझे बड़े घर में शादी करके नहीं जाना है। अगर तुम मुझे कल सुबह अपने साथ भगाकर कहीं नहीं ले चलोगे तो मैं तुम्हारे ही कमरे में चुपके से फांसी लगा लूंगी और आत्महत्या कर लूंगी, और तुम हमारे हत्या की केस में फंस जाओगी, क्योंकि घर के लोगों को हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है। जब इतनी बात नंदू सुनता है तब वह विवश हो जाता है। भोर के समय में नंदू सीमा को अपने साथ लेकर के मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिन बाद वह मुंबई में पहुंच जाता है। भोर ही में नंदू सीमा को अपने साथ लेता है और वहीं से ट्रेन पकड़ता है और मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिन बाद दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। दोनों मुंबई के थाने में, जिला पड़ता है थाना, वहीं एक रूम लेकर के रहने लगते हैं। अब यही नंदू एक पावर लूम में काम भी करने लगता है। जीविका चलाने के लिए एक पावर लूम में काम करने लगता है नंदू, और दोनों मजे से रहने लगते हैं। काम करके आता था दोनों, इधर सीमा खाना बनाती थी, नंदू खाना खाता था, फिर इसके बाद दोनों मजे करते थे, समय बीत रहा था। इधर सीमा के माता पिता सुबह जब देखते हैं सीमा अपने कमरे में नहीं है और नंदू का भी कहीं अता पता नहीं चल रहा है, नंदू दिखाई नहीं दे रहा है, तब लोग समझ जाते हैं कि सीमा नंदू के साथ भाग गई। वे लोग बहुत दुखी होते हैं। रामेश्वर जी अपने पत्नी से कहते हैं, देखो शारदा, हम लोगों ने कौन सा कसूर किया? अगर सीमा को नंदू ही पसंद था तो वह मुझसे कहती, मैं नंदू से ही उसकी शादी करा देता, दोनों की शादी करा करके एक बंगला खरीद कर दे देता, दोनों हंसी खुशी से रहने लगते, अपने समय को व्यतीत करते। उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए, अब मैं कहाँ उन लोगों को खोजूं। तब शारदा देवी कहती हैं, जाने दो, उसे हम लोगों की चिंता नहीं है तो हम लोग उसकी फिक्र क्यों करें, जाने दो, चाहे जहां वो जाए, चाहे जैसे रहे। चलो हम लोग मुंबई अपने बेटे के पास चलते हैं, वहीं हम लोग अपने बेटे के साथ रहेंगे। अब शारदा देवी के बात को मान करके रामेश्वर चौहान जी अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के पास मुंबई थाने वाले बंगले पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे वहीं रहने लगते हैं और धीरे धीरे 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है। आप सबको बता दूं, मुंबई के थाने में जहां रामेश्वर चौहान का बंगला था, वहीं से कुछ ही दूरी पर नंदू और सीमा किराए के रूम में रहते थे। सीमा को पता नहीं था कि यही थोड़ी ही दूर पर हमारे पिताजी का खरीदा हुआ बंगला है। एक दिन सुबह सुबह नंदू अपने ड्यूटी पर जा रहा था। रास्ते में एक 4 व्हीलर गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर भाग जाता है। उसका यूं कहे तो नंदू का एक्सीडेंट करके वो 4 व्हीलर गाड़ी वाला भाग जाता है। नंदू उस एक्सीडेंट से बच तो जरूर जाता है, पर उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। जब नंदू के एक्सीडेंट की खबर सीमा को मिलती है, तब सीमा वहीं के एक हॉस्पिटल में नंदू को भर्ती करा देती है। नंदू के दोनों पैर का ऑपरेशन होता है। करीब करीब 10 दिन नंदू हॉस्पिटल में रहता है। फिर सीमा नंदू को लेकर के अपने रूम पर चली आई और नंदू का देख रेख करने लगती है। रूम ही पर नंदू का देख रेख करने लगती है। समय समय पर डॉक्टर को दिखाती थी और दवा लेकर के आती थी। नंदू को समय समय पर दवाइयां देती थी और धीरे धीरे नंदू की स्थिति ठीक होने के कगार पर थी। सीमा नंदू की खूब सेवा करती थी। कभी कभी नंदू रोते हुए कहता था, सीमा तुम अगर मेरे साथ भाग कर न आती तो किसी बड़े घर की मालकिन होती। तब सीमा मुस्कुराकर कहती, हमारी सबसे बड़ी दौलत आप हैं, मुझे नहीं बनना है किसी बड़े घर की मालकिन, आपके साथ मैं खुश हूं,
मैं आप ही के साथ जिंदगी बिताऊंगी। अब धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। अब भी नंदू चारपाई ही पर था। इसकी स्थिति भले ठीक हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट इनको चाहिए, तब पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब घर में पैसे के लाले पड़ने लगते हैं। जब तक पैसा रहा तब तक सीमा नंदू को दवा लाती रही और घर में राशन भराती रही। जब एक भी पैसे घर में नहीं रहे तब सीमा को चिंता सताने लगी। अब नंदू का इलाज कैसे होगा और राशन कैसे, घर में राशन कैसे आएगा, हम लोगों का खान खर्चा कैसे चलेगा। तभी एक दिन बड़े बड़े लोगों के घरों में बर्तन मांजने वाली एक औरत सीमा को दिखाई देती है। उस औरत का नाम दुर्गावती देवी होता है। सीमा दुर्गावती को अपने पास बुलाती है और कहती है, आंटी कहीं बर्तन धोने का काम मुझे भी दिलवाओ ना, मैं भी बर्तन धोना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पति को दवा ला सकूं। जब इतनी बात वह काम वाली बाई सुनती है तब कहती है, ठीक है बेटी, एक बड़े ही धनी व्यक्ति हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका बंगला है, चलो मैं उनके घर तुम्हें बर्तन धोने के लिए लगा देती हूँ, वहां तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। क्योंकि वो बंगले वाला व्यक्ति बहुत ही धनी मानी व्यक्ति है। जब इतनी बात सीमा सुनती है तब बहुत खुश होती है। उस काम वाली बाई के साथ चल देती है सीमा और कुछ ही समय में उस बंगले के पास पहुंच जाती है। अब वह काम वाली बाई सीमा को बाहर रुकने के लिए कहती है। उस बंगले में पहुंच जाती है, काम वाली बाई सीमा को बाहर रोक देती है और कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी मालिक से बात करके आती हूँ, तब तुम्हें मालिक से मिलवा दूंगी। इतनी बात कहकर के वह काम वाली बाई अंदर चली जाती है और उस बंगले के मालिक और मालकिन से कहती है, आप लोगों को काम वाली बाई की जरूरत है ना बर्तन मांजने के लिए, आज मैं उसे अपने साथ लेकर के आई हूँ। तब मालिक मालकिन कहते हैं, कहाँ है वह, उसको अंदर लेकर के आओ। तब वह काम वाली बाई जिसका नाम दुर्गावती होता है सीमा को लेकर के अंदर प्रवेश करती है। जब वही सीमा की नजर उस मालिक और मालकिन पर पड़ती है, सीमा अवाक रह जाती है। वह मालिक मालकिन कोई और नहीं, उसके माता पिता थे, क्योंकि वो जाकर के वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे अपने बेटे के पास, जो बंगला खरीदे थे थाने में। जब उसके माता पिता अपने बेटी को देखते हैं तब वे लोग भी अवाक रह जाते हैं। अब सीमा अपने माता पिता को देख करके रोने लगती है, फूट फूट करके रोने लगती है। सीमा के माता पिता भी अपनी बेटी को देख करके रोने लगते हैं। सीमा के माता पिता पूछ पड़ते हैं, बताओ बेटी, तुम बर्तन मांजने का काम कब से करती हो और नंदू कहाँ है? तब सीमा रो रो करके सारी बात बताती है। सीमा के माता पिता और उसका भाई सुनील सभी लोग रोने लगते हैं। वह काम वाली बाई जिसका नाम दुर्गावती होता है जब इन लोगों की सारी बातों को सुनती है तब समझ जाती है कि ये सीमा कोई और नहीं, इन्हीं मालिक की बेटी है। वह अवाक रह जाती है। इधर उस काम वाली बाई को सीमा के माता पिता ढेर सारे उपहार देते हैं। सीमा के माता पिता उस काम वाली बाई से कहते हैं, आज आप ही की कृपा से हमारी बेटी हमको मिल गई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बात कहते हुए उस काम वाली बाई को विदा करते हैं। वह काम वाली बाई अपने घर को चली जाती है। इधर सीमा के माता पिता नंदू को अपने बंगले पर लेकर के आते हैं और नंदू का इलाज कराते हैं। कुछ ही दिन बाद नंदू ठीक हो जाता है। अब सभी लोग हंसी खुशी से उस बंगले में रहने लगते हैं। कभी कभी रामेश्वर जी अपने गांव वाले बंगले पर भी आया करते हैं। कुछ दिन बाद सीमा का भाई सुनील डॉक्टर बन जाता है। उसकी भी लव मैरिज अनीता नामक लड़की से शादी हो जाती है, लव मैरिज कर लेता है अनीता से। अब सभी लोग हंसी खुशी से अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।